जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा है कि लुओ फेंग को उसकी न्यू रिमोट ओशन बॉडी मिल चुकी थी और जिसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए वो पता लगाता है कि आखिर इसकी पावर्स कौन कौन सी हैं। और फिर इनके बारे में अच्छे से जान लेने के बाद वो अपनी इन 3 बॉडीज के लाइफ जीन लेवल को बढ़ाने पर फोकस करने लगता है और फिर फाइनली सभी बॉडीज के मैक्सिमम लाइफ जीन लेवल तक पहुंच जाने के बाद वो अब अनडाइंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार हो चुका होता है। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुओ फेंग अपनी रिमोट ओशन बॉडी के उसके मैक्सिमम लाइफ जीन लेवल तक पहुंच जाने के बाद उसे सी में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। फेंग की बॉडी जब ब्लडी सी में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है तो साथ ही साथ फेंग हमें बताता है जब मेरी 9 रिमोट ओशन क्लोन बॉडी सी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो तब मैं इसकी कम्बैट एबिलिटी और पावरफुल फोर्स खो दूंगा, पर इसके बदले में मुझे मिलेगा एक बहुत बड़ा समंदर जो कभी ना खत्म होने वाली डिवाइन एनर्जी को स्टोर करने के काबिल है। इसी दौरान हम देखते हैं कि अटूका तो फेंग की इस बॉडी के समंदर में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से काफी ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसे उसका घर छीन चुका था, जबकि बोबाता ने एक काफी बड़ी शिप बना ली होती है। इंसेक्ट क्वीन भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा घबरा रही होती है, पर लुओ फेंग ने उसके मदर नेस्ट को उठाकर बोबाता की शिप में रख दिया होता है जिससे वो भी काफी खुश हो गई थी। बोबाता तो अपनी शिप की कैप्टन बनकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और यहाँ पर इस पूरी शिप को वही अपनी मल्टीपल कॉपीज के साथ हैंडल कर रही थी। तभी जैसे ही उसकी नजर अपने सामने स्क्रीन पर पड़ती है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा पैनिक करते हुए कहती है, ओह नो, यहाँ पर तो हर तरफ पानी ही पानी है और सारी जगह भर चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फेंग का पूरा इनर वर्ल्ड भर जाने के बाद भी ये समंदर बढ़ता ही रहेगा, यानी कि मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। ये कहते साथ ही वो जल्दी से फेंग के पास आते हुए उससे कहती है, हमारा ये बाउंडलेस नेदर सी अभी भी फैलता ही जा रहा है, इसीलिए अब हमें तुम्हारे इनर वर्ल्ड को भी इसके अकॉर्डिंग ही बड़ा करना होगा। ये कहते साथ ही वो बाता फेंग के साथ मिलकर उसकी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी का यूज करते हुए उसे बहुत ज्यादा रेयर मेटल्स खिलाना शुरू कर देती है और अब उसके रेयर मेटल्स को खाने की वजह से फेंग का इनर वर्ल्ड तेजी से बड़ा होने लग जाता है, जो देखकर वो बाता बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, वाओ, जल्दी जल्दी और ज्यादा खाओ, जितने ज्यादा तुम इन रेयर मेटल्स को खाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी और उतना ही बड़ा इनर वर्ल्ड होता जाएगा। मैं डूबना नहीं चाहती, और खाओ और खाओ। इसी के साथ हमें बोबाता के थ्रू ही उसके मॉनिटर पर दिखाया जाता है कि कैसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के रेयर मेटल्स के खाते साथ साथ उनका इनर वर्ल्ड कितनी ज्यादा तेजी के साथ बड़ा हो रहा है। इवन इतनी तेजी के साथ तो नाइन नेदर सी भी नहीं फैल रहा था, पर अभी भी हम देख पाते हैं कि नाइन नेदर सी का पानी ओहो कैसे बड़ी बड़ी लहरों में फैल रहा होता है जैसे कि सुनामी आ गई हो। यह बोबाता फेंग के स्लेव से भी उनके सारे के सारे रेयर मेटल्स ले लेती है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को खिलाकर उसके इनर वर्ल्ड को और भी ज्यादा बड़ा करती जाती है। हैवी एरो किंग तो ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, तो इसीलिए लुओ फेंग उसे इस काम पर लगा देता है और अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को खिलाने के लिए रेयर मेटल्स खरीदने के लिए भेजता है, जिस पर वो ऐसा ही करता है और बहुत ज्यादा तादाद में रेयर मेटल्स ले आता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट यहाँ पर दिन रात जाकर बस इन रेयर मेटल्स को खाता रहता है और लुओ फेंग इनर वर्ल्ड को बड़ा करता रहता है। ये नजारा सच में देखने लायक होता है। और अब फिर फाइनली कई दिन और महीनों तक ये काम करने के बाद गोल्डन हॉर्न बीस्ट राहत की सांस लेता है क्योंकि फेंग का इनर वर्ल्ड उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका था और उसकी 9 रिमोट ओशन बॉडी का वो सी भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका होता है। वो बाता भी ये देखकर चैन का सांस लेती है और कहती है, बहुत खूब, अब हमारे बाउंडलेस नेदर सी का डायमीटर 10 बिलियन किलोमीटर तक पहुंच चुका है और इनर वर्ल्ड 1 ट्रिलियन किलोमीटर तक पहुंच चुका है। टू इनक्रेडिबल। ये कहते हुए बहुत ज्यादा खुश होती है और हटुका भी उसकी खुशी में शामिल थी। लुओ फेंग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर अपने मन में कहता है, फाइनली मेरा लाइफ जीन लेवल और डिवाइन एनर्जी कैपेसिटी अपनी मैक्सिमम लिमिट्स तक पहुंच चुकी है। ये सब कुछ देखकर फेंग काफी खुश होता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि अपने इनर वर्ल्ड में ये सब कुछ हुआ देखकर फेंग जैसे ही अपनी मेडिटेशन की फॉर्म में वापस आता है तो हेवनली फॉर्मेशन किंग उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, पर फेंग उससे कहता है, रिलैक्स, सब कुछ बहुत स्मूथली जा रहा है। हैवी एरो किंग भी फेंग से कुछ कहना चाहता था, पर फेंग उनकी बात नहीं सुनता और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, जल्दी ही मैं अनडाइंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की तैयारियां शुरू कर दूंगा। इसके बाद फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग मेडिटेट कर रहा होता है और हेवनली फॉर्मेशन किंग और हैवी एरो किंग उसके आसपास ही मौजूद थे। तभी हम फेंग इनर वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ उसकी 9 रिमोट ओशन बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी भी मेडिटेट कर रही होती है और साथ ही साथ फेंग हमसे कहता है, मेरे बाकी क्लोन्स पहले ही डीप स्लीप में जा चुके हैं और मेरी सारी कॉन्शियसनेस एक बॉडी में कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए मैं अपने इस ब्रेक थ्रू अटेम्प्ट के लिए अपनी सारी फोर्स लगा दूंगा। पर उससे पहले मेरा ये ओरिजिन कोर जो कि काफी लंबे समय से मेरी वीकनेस बना हुआ है। हाउएवर मुझे अनडाइंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए पहले यूनिवर्स की ओरिजिन प्लेस के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है।
लेकिन अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरा ये ओरिजिन कोर मुझे ओरिजिन यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने से रोक रहा है और मेरी बेड़ियां बन चुका है। एक बार अगर मैंने अपने इस ओरिजिन कोर के बैरियर का ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर मैं फौरन ही अनडाइंग लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। ये कहते साथ ही फैंक अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट गॉड की ट्रू फॉर्म को क्रिएट करना शुरू कर देता है और उसकी क्रिएट होते साथ ही वो अपने स्टार मैप को बाहर निकालते हुए अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक हेवन पियर्सिंग क्लो का इस्तेमाल करते हुए अपने ओरिजिन कोर के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है। और इसमें हमें देखने को मिलता है कि फैंक की ये बीस्ट गॉड फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और इसके इस अटैक की वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, लेकिन फिर भी फैंक के इस बैरियर को सिर्फ हल्के से क्रैक्स आए होते हैं जिन्हें कि ओरिजिन लो की पावर्स ने फौरन ही ठीक कर दिया था। ये देखकर फैंक भी हैरान होते हुए कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इसके बाद तो फिर वो नहीं रुकता और बार बार अपने हेवन शैटरिंग क्लो का इस्तेमाल करते हुए बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता ही रहता है और साथ ही साथ अपनी स्टार सील्स का भी इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ पर स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स ओपन हो रहे होते हैं और बैरियर के अंदर बहुत ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बैरियर नहीं टूट रहा होता और फौरन से ही रिपेयर होता जाता है। फैंक फिर भी नहीं रुकता, वो बार बार लगातार मल्टीपल स्ट्राइक्स करता ही रहता है, लेकिन बैरियर के ऊपर इसका कुछ असर नहीं होता और फिर फाइनली थक हार कर वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। इस बैरियर को तोड़ने के लिए मैंने अपनी विल पावर, अपनी अंडरस्टैंडिंग, मेंटल पावर और अपनी खुद की क्रिएट हुई टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इसके ऊपर उन सभी का ही कोई असर नहीं हो रहा। हालांकि मेरी ये सभी टेक्निक्स और मूव्स एक इनविंसिबल किंग लेवल की पावर के बराबर हैं, पर फिर भी मैं अपने इस बैरियर को नहीं तोड़ पा रहा। फैंक को समझ नहीं आ रहा होता कि तभी वो बात उसके पास आकर उसे बताते हुए कहती है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी 9 रिमोट ओशियन बॉडी का लाइफ जीन लेवल 10,000 को भी सरपास कर चुका है। इसकी वजह से तुम्हारा ओरिजिन कोर इवॉल्व हो गया और इसकी हेल्प से ही तुम्हें और भी ज्यादा बड़ा इनर वर्ल्ड मिला, जिसके चलते अब तुम ब्रेक थ्रू करते हुए यूनिवर्स से ज्यादा डिवाइन एनर्जी को स्टोर कर पाओगे। लेकिन इन रिटर्न तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने के लिए इसका ये बैरियर तुम्हारी बहुत बड़ी रुकावट बन चुका है। वो बात की ये बात सुनकर फैंक को कुछ समझ आ गया था और हेवनली फॉर्मेशन किंग और हेवी एरो किंग भी फैंक को इस पर भी कुछ कहना चाहते हैं, पर फैंक उन्हें रोक देता है, जिससे हेवी एरो किंग काफी निराश हो गए थे। पर फैंक इस पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ते हुए यूनिवर्स को देखते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए पंच बनाता है, पर फिर खुद को शांत करते हुए गहरी सांस लेकर कहता है खैर हर चीज की एक कीमत होती है। क्या इसका मतलब है कि अब मुझे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स अपना एक और अल्टीमेट मूव क्रिएट करने पर लगाने होंगे। फैंक का इतना सोचना ही था कि तभी सीन कट हो जाता और हमें दिखाया जाता है ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड का सीन, जहां पर कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं ब्लेड रिवर किंग अभी तक ब्रेक थ्रू करते हुए अनडाइंग लेवल तक क्यों नहीं पहुंचा। तभी हमें पता चलता है कि जब वो लोग ये बातें कर रहे हैं अब तक 10,000 साल बीत चुके हैं। लुओ फेंग यूनिवर्स से पूरी तरह से गायब है और किसी ने भी उसे नहीं देखा और फिर देखते ही देखते 20,000 साल बीत जाते हैं। हमें देखने को मिलता है कि फेंग अपने इनर वर्ल्ड में बैठा अभी भी मेडिटेट करते हुए अपने एक और अल्टीमेट मूव को क्रिएट करने पर फोकस कर रहा था। इस दौरान टाइम तेजी से बीतता जाता और बाहर मौजूद डीमंस आपस में बातें करते हुए कहते हैं वो ब्लेड रिवर किंग जिसे सभी एक्सेप्शनल और बहुत बड़ा जीनियस मानते थे, वो तो बिना किसी ट्रेस के यूनिवर्स से इस तरह से गायब हो गया जैसे कि कभी एग्जिस्ट नहीं किया हो। इतना बोलकर वो सभी लोग काफी जोर जोर से हंस रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि अब तक फैंक को गायब हुए 30,000 साल बीत चुके हैं। जबकि कुछ लोग तो बोल रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि ब्लेड रिवर किंग तो सिर्फ एक हाइप थी, बस वो लकी रहा। तभी इधर हम फैंक को देखते हैं जो कि मेडिटेट कर करके बहुत ज्यादा थक चुका होता है और तंग आने के बाद कहता है मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा, मैं जो बिना आराम किए हर वक्त अपने इस अल्टीमेट मूव को क्रिएट करने में लगा हुआ हूँ, क्यों ना मैं जाकर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करूं और इस दुनिया में मौजूद सभी चीजों को ऑब्जर्व करूं। फैंक इतना कहते साथ ही सीन कट हो जाता और हमें दिखाया जाता है वो बाता को जो कि एक जगह पर आराम से बैठी हुई मेडिटेट कर रही थी, लेकिन अटूका से ये देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो उसे गुदगुदी करते हुए डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही होती है, जो कि काम भी कर गई थी और वो बाता उस पर गुस्सा करने ही वाली होती है कि तभी फैंक उसके सामने अपने न्यू फैंटम शिप को लाते हुए उससे कहता है बबाता चलो हम यूनिवर्स में घूमने चलते हैं। सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि फैंग अपने इस न्यू शिप में यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुका है और साथ ही साथ हमसे कहता भी है पास्ट में गुजरे इन 3,000 सालों में मैं अपने इनर वर्ल्ड में ही बैठकर मेडिटेशन करता रहा, इस उम्मीद में कि मैं अपनी खुद की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के दम पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, पर मैं गलत था। लेकिन फिर जब मैंने यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यूनिवर्स के हर एक कोने में ओरिजिन लॉस के ट्रेसिस हैं, फिर चाहे वो कोई भी चीज हो, सेलेस्टियल बॉडीज के पैदा होने से लेकर उनकी डिस्ट्रक्शन और मरने तक, इवन पानी की एक बूंद भी, सभी ओरिजिन लॉस के साथ डीपली कनेक्टेड है। ये पूरा यूनिवर्स एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन की तरह है जो कि ग्रैंडेस्ट लॉस को छोटी से छोटी डिटेल्स में कंप्रेस कर रहा है और अब ये छोटे से छोटी डिटेलिंग ही
मेरी ब्रेक थ्रू करने की इंस्पिरेशन का सोर्स बनेगी। यूनिवर्स की इन बारीकियों को समझ लेने के बाद और अपनी एक्सप्लोरेशन को कंप्लीट करके फैंग पहुंच जाता है प्रीमोडियल सीक्रेट रियल्म में, जो कि क्यूरियोसिटी लॉर्ड के 1000 ट्रेजर रिवर की टेरिटरी है। यहाँ पहुंचकर अब फिर फैंग खुश होते हुए कहता है, अब मैं अनडाइन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि फैंग एक बार फिर से मेडिटेट करने बैठ जाता है और फुल फोकस के साथ ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने लगता है और साथ ही साथ अपने मन में कहता है, अब मुझे अपने हार्ट को और ज्यादा मजबूत करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा दिल पहले ही एक बहुत बड़े आसमान की तरह है जो कि सितारों से भरा हुआ है, बिल्कुल ही अनशेकेबल। अब मुझे इल्यूजन्स को भी रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इल्यूजन्स रियल यूनिवर्स के कंपैरिजन में शैटर करने आसान है। और जहाँ तक बात है विल पावर की, तो इस मामले में शायद मैं किसी भी यूनिवर्स वनरेबल से कम नहीं हूँ। इसी के साथ फैंग एक बार फिर से अपने हेवन शैटरिंग क्लो को उसकी और भी ज्यादा पावर्स के साथ अनलिश करता है और इस बार फैंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसने एक झटके में ही उसके ओरिजिनल लॉ के बैरियर को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इसी के साथ वहां पर यूनिवर्स में एक जोरदार डिवाइन एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ फैंग की गोल्डन एनर्जी फैल गई थी। इसका एहसास फौरन ही क्यूरियोसिटी लॉर्ड को भी हो जाता है और उनकी वो दूसरी बॉडी वहां पर अपीयर होते हुए कहती हैं, ये तो गोल्ड रीजन लॉ की पावर्स हैं। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि फैंग की ह्यूमन बॉडी के ऊपर यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उसके इनर वर्ल्ड ने यूनिवर्स से डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। फैंग अपनी पावर्स को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए इस एनर्जी को बर्दाश्त करते हुए स्टोर किए जा रहा होता है, जबकि यहाँ बाहर फैंग के इस ब्रेक थ्रू के प्रोसेस के दौरान हर तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी फैल रही होती है। जो लोग भी इसे देख पा रहे थे वो हैरानी के साथ कहते हैं, ये पर्सन कौन है जो इतनी ज्यादा पावर्स को अनलिश करते हुए अनडाइन लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है, इतनी ज्यादा इमेंस अमाउंट ऑफ पावर्स, क्या ये लुओ फैंग हो सकता है? फैंग के ब्रदर वनरेबल गुई भी हैरानी के साथ ये सोच रहे होते हैं। तभी इधर क्यूरियोसिटी लॉर्ड की क्लोन बॉडी भी हैरानी के साथ फैंग के इस ब्रेक थ्रू को देखते हुए कहती हैं, इस गोल्ड ओरिजिन लॉ ने तो सारे 1000 ट्रेजर रिवर को ही लपेटे में ले लिया है। जब कोई ऑर्डिनरी वॉरियर यूनिवर्स वनरेबल लेवल पर ब्रेक थ्रू करता है तब वो इस इतनी ज्यादा डिवाइन पावर जो कि अभी लुओ फैंग ने यूनिवर्स से ली है इसका 1% भी नहीं पोजेस कर पा रहा होगा। यानी कि दोस्तों फैंग ने तो यूनिवर्स को लूट लिया। इधर हमें देखने को मिलता है कि वाकई में ही ये डिवाइन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि फैंग के इस इनर वर्ल्ड में हर तरफ फैल जाती है। इवन वो बाता और टूका भी इसके बहाव में बह गए थे। फैंग की गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी और पूरी तरह से इस डिवाइन एनर्जी के साथ मर्ज हो जाने की वजह से इवॉल्व होने लगती है, जो देखकर फैंग खुश होते हुए कहता है, शानदार। तभी हम देख पाते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट की एवोल्यूशन लुक, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही थी और ये न्यू लुक उस पर ज्यादा सूट कर रही होती है। इसके चलते उसकी टेल अब एक स्वॉर्ड बन चुकी थी। तभी अब फैंग भी खुश होते हुए कहता है, ये डिवाइन एनर्जी जो मैंने यूनिवर्स ओरिजिन प्लेस से ली है ये शायद हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ वैल्यूएबल ट्रेजर से भी कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। तभी फिर हम फैंग की मूशा बॉडी को भी देखते हैं, वो भी अब 9 लेवल पर पहुंच चुकी है। इसी वजह से उसके ऊपर एक न्यू आर्मर आ गया था और ये आर्मर सच में बहुत ही ज्यादा शानदार होता है। इसे देखकर तो फैंग की खुशी और दोगुनी हो गई थी। क्यूरियोसिटी लॉर्ड तो और भी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि फैंग ने अभी तक यूनिवर्स से डिवाइन एनर्जी को लेना बंद नहीं किया था। इसीलिए वो कहते हैं सिर्फ अनडाइन लेवल पर ब्रेक थ्रू करके ही इसने यूनिवर्स ओरिजिन प्लेस से इतनी ज्यादा डिवाइन एनर्जी को ले लिया है। लगता है अब हमारी ह्यूमन रेस में एक ऐसी सुपर एग्जिस्टेंस पैदा होने वाली है जो कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रेसिस को हिला के रख देने के काबिल होगी। ये कहते हुए क्यूरियोसिटी लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी हम फैंग को देख पाते हैं जो कि अब यूनिवर्स ओरिजिन प्लेस से सारी की सारी डिवाइन एनर्जी को निचोड़ लेने के बाद अपने इस न्यू एवोल्यूशन को देखकर खुश हो रहा होता है। वो बाता भी फैंग के पास अपीयर होते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि तभी अचानक से ही उनके इनर वर्ल्ड का बैरियर टूटने लगता है और उसमें बहुत सारे क्रैक्स आने लग गए थे। ये देखकर फैंग कहता है, अब क्या हो रहा है? इस पर वो बाता उसे बताती है, अब तुम अनडाइंग बन चुके हो, तुम्हारा इनर वर्ल्ड अभी तो मेंटेन्ड है लेकिन जल्दी ही ये टूटकर बिखर जाएगा। इसीलिए अब तुम्हें जल्दी से अपने इस इनर वर्ल्ड को एक्सटर्नल स्पेस के साथ मर्ज करना होगा, एक ट्रूली स्टेबल एंड पावरफुल स्पेस क्रिएट करने के लिए जो कि तुम्हारा डिवाइन किंगडम होगा। वो बात है कि ये बात सुनकर फैंग को समझ आ जाता है कि अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ, इसीलिए वो अपने इस काम को अंजाम देने के लिए कहता है, लगता है कि अब मेरे अनडाइंग बनने की सेलिब्रेशन का हमें वेट करना होगा। चलो
पहले इस काम को फिनिश करते हैं। ये कहते साथ ही फैंग अपने इनरवर्ल्ड से बाहर आ जाता है और अपने क्योटिक विंग्स का इस्तेमाल करते हुए स्पेस में एक पावरफुल स्लैश लगाकर स्पेस एंड टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए उसके अंदर एंटर हो जाता है और वहां पर काफी सारे स्पेस फ्रेगमेंट्स को देखते हुए सोचने लगता है कि मैं इसमें से किसके साथ अपने इनरवर्ल्ड को मर्ज करूं। तभी फैंग को नजर आता है वहां पर एक काफी बड़ा स्पेस फ्रेगमेंट, इसलिए फैंग उसके करीब जाकर कहता है ये मेरे इनरवर्ल्ड के साथ मर्ज होने के लिए बेस्ट है। इसी के साथ वो अपनी न्यू डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस मर्जेंस को शुरू कर देता है और हमें देखने को मिलता है फैंग के इनरवर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े जाइंट पानी के बवंडर्स जो कि उसके रेड ब्लड सी से उठ रहे थे। और अब फिर देखते ही देखते फैंग का इनर वर्ल्ड एक रियल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर फैंग भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है फाइनली अब मेरा इनर वर्ल्ड एक रियल वर्ल्ड बन चुका है जो वाकई ही इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। और अब ये बन चुका है मेरा डिवाइन किंगडम। मैं और मेरा डिवाइन किंगडम एक है और इसीलिए अब मेरे इस डिवाइन किंगडम ने मेरे ओरिजिन कोर को रिप्लेस कर दिया है, जिसके चलते अब ये मेरी वीकनेस बन गई। एट द सेम टाइम मेरे पास एज अ फाउंडेशन मेरा ये बाउंडलेस नेदर सी है। मेरी इनेट सीक्रेट टेक्निक्स और मेरी डिवाइन किंगडम की पावर्स को मर्ज करके मेरी कॉम्बैट पावर आसमान छुएगी। इवन अब तो मेरी पावर्स यूनिवर्स वनरेबल्स को भी जान से मारने के लिए इनफ है। अब अपने डिवाइन किंगडम के बन जाने के बाद और अपने ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद लुओ फैंग अपने मास्टर क्योसिटी लॉर्ड के पास आता है और उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। इस पर मास्टर फैंग को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं लुओ फैंग अब क्योंकि तुम एक अनडाइंग बीइंग बन चुके हो इसीलिए अब तुम यहाँ पर माउंटेन साइड पर अपने लिए एक लोकेशन चूज कर सकते हो अपना पैलेस बनाने के लिए। मास्टर की ये बात सुनकर फैंग भी एक बार कहता है माउंटेन साइड। और जैसे ही फैंग को एहसास होता है कि ये कितनी ज्यादा अहम चीज है वो फौरन से एक बार फिर से मास्टर को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहता है थैंक यू मास्टर। सीन कट होकर हम देख पाते हैं कि फैंग माउंटेन साइड पर अपने लिए एक लोकेशन को चूज करने के लिए आया होता है कि तभी कुछ यूनिवर्स वनरेबल्स फैंग को इस जगह को एक्सप्लोर करता हुआ देखकर कहते हैं ये तो ब्लेड रिवर किंग है, ये यहाँ माउंटेन साइड पर क्या कर रहा है। तभी इधर वो बात लुओ फैंग को बताती है आमतौर पर अनडाइंग माउंटेन्स के नीचे बेस साइड पर रहते हैं, लेकिन क्योसिटी लॉर्ड ने तुम्हें माउंटेन साइड पर भेजा है। जो ट्रीटमेंट वो तुम्हें दे रहे हैं ये असल में एक यूनिवर्स वनरेबल के लेवल का ट्रीटमेंट है। वो बात अभी अपनी इस बात को कंप्लीट करती ही है कि तभी फैंग को एक आवाज सुनाई पड़ती है जो उसका नेम लेकर उसे पुकार रही थी। इसलिए फैंग फौरन से रुक जाता है और देखने लगता है कि ये कौन है। कि इतने में ही वनरेबल जियो जियांग फैंग के सामने अपीयर होते हैं। तो इस पर फैंग उनसे कहता है सीनियर। तभी वनरेबल जियो जियांग कहते हैं तुम यहाँ पर अपने मास्टर जेनियान से मिलने के लिए आए हो। जिस पर फैंग जवाब देते हुए कहता है नहीं, मैं यहाँ पर अपने लिए एक जगह को चूज करने के लिए आया हूँ अपना पैलेस बनाने के लिए। इस पर मास्टर उससे कहते हैं क्या तुम जानते हो कि बिना परमिशन के यहाँ पर अनडैंग्स के लिए रेजिडेंस बनाना अलाउड नहीं है, पैलेस बिल्ड करना तो दूर की बात है। इस पर फैंग उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहता है सीनियर ये असल में मेरे मास्टर क्योसिटी लॉर्ड ने मेरे लिए अरेंजमेंट की है। ये सुनकर तो मास्टर जियो जियांग को भी हल्का सा झटका लगता है और फिर वो वहाँ से पीछे की तरफ पलटते हुए फैंग से ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं तो फिर ठीक है अपने लिए जगह चूज कर लो। इसी के साथ फैंग आगे बढ़ जाता है। तभी हम यहाँ पर मौजूद कुछ वनरेबल्स को देखते हैं जो कि फैंग को एक्सप्लोर करता हुआ देखकर गुस्से में पंच बनाते हुए कहते हैं ये जगह हमेशा से ही यूनिवर्स वनरेबल्स के लिए रिजर्व्ड रही है, लेकिन पता नहीं क्यों इस लुओ फैंग को ही हर बार स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलती है, बाकी सभी पावर हाउसेस ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे। इसी के साथ सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है जीजिंग आइलैंड का व्यू, जहाँ पर फैंग अपने मास्टर किंग जेनियान के साथ चलता हुआ जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है फीजिंग किंग की, जो फैंग की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा होता है। और यहाँ रास्ते में ह्यूमन वॉरियर्स आपस में बातें कर रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मास्टर कौन है, सब कुछ स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड करता है। इस बार क्योसिटी लॉर्ड ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। ये लोग आपस में इस तरह से बातें करते हुए डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि फीजिंग किंग उनके सामने से निकलकर लुओ फैंग का रास्ता रोककर खड़ा हो गया है। इस पर तो मास्टर जेनियान उससे कहते हैं अब तुम क्या चाहते हो। इससे पहले कि मास्टर कुछ और कहते लुओ फैंग उन्हें रोक देता है और खुद आगे बढ़ता है, जिस पर फीजिंग किंग उन्हें ग्रीट करते हुए रिस्पेक्टफुली कहता है मैं यहाँ पर ब्लेड रिवर किंग को अनडाइंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेट करने के लिए आया हूँ। इस पर तो फैंग उसकी ये शरारती इविल स्माइल देखकर अपने मन में कहता है कांग्रेचुलेट, लगता तो नहीं है ये जरूर मुझे यहाँ पर एक बार फिर से हैरेस करने के लिए आया है, क्योंकि ये लास्ट टाइम मुझे हंट करने में फेल हो गया था। क्या ये अभी भी उस ग्रज का बदला लेना चाहता है। फैंग अपने मन में ये सोच रहा होता है कि तभी फीजिंग किंग फैंग के काफी ज्यादा करीब आते हुए उसके सामने खड़ा हो गया था। इस पर फैंग उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे कहता है कांग्रेचुलेशन के अलावा क्या कुछ और है जो तुम कहना चाहते हो, बोलो। जिस पर फीजिंग किंग कहता है हमेशा की तरह डायरेक्ट टू द पॉइंट। ये कहते हुए वो फैंग के और भी सर पर चढ़ जाता है और कहता है ब्लेड रिवर किंग, क्यों ना तुम और मैं एक लाइफ और डेथ बैटल करें।
क्या कहते हो? फी जिंकिंग की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग तो शौक में चले गए थे। इवन वो कुछ लोग जो कि सर्व कर रहे थे उनका भी ध्यान हट जाता है और सभी की ड्रिंक्स भी गिर गई थी। तभी फैंग उसकी बात का आंसर करते हुए कहता है, वर्चुअल वर्ल्ड में? फी जिंकिंग, नहीं, रियल वर्ल्ड में। इनकी इस कन्वर्सेशन ने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था और वो सभी अपने अपने काम छोड़कर इन दोनों की ही बातों को सुनने लगते हैं। फी जिंकिंग आगे कहता है, हमारी ये बैटल डिसाइड करेगी हमारी सुपीरियोरिटी को और ये भी पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा स्ट्रोंगर है और इसी से ही हमारी लाइफ और डेथ डिसाइड होगी। क्या तुम में हिम्मत है मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की? इस पर तो फैंग भी गहरी सोच में पड़ जाता है और आसपास मौजूद सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। फैंग को इस तरह से सोच में पड़ा हुआ देखकर फी जिंकिंग पीछे की तरफ पलटते हुए उससे कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मना कर सकते हो। इससे पहले कि उसकी ये बात कंप्लीट हो पाती, फैंग उससे कहता है, अब क्योंकि तुम खुद ही मरना चाहते हो तो आखिर वाला मैं तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दूंगा। फैंग का ये आंसर सुनकर तो फी जिंकिंग को भी झटका लगता है। वहीं आसपास में जो डीमंस कहते हैं, जिस तरह की ताकत फी जिंकिंग पोजेस करता है ये ह्यूमन उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा लापरवाह निकला। जबकि वहां पर मौजूद बाकी सभी ह्यूमंस इस बात को लेकर पैनिक कर रहे होते हैं कि अगर एक बार ब्लेड रिवर किंग इसके हाथों मारा गया तो ये उसके सारे ट्रेजर्स को सीज कर लेगा और इसके चलते हमारी ह्यूमन रेस को एक और बड़ा लॉस हो जाएगा और हम अपने एक पावरफुल वॉरियर को खो देंगे। वहीं इधर फी जिंकिंग लुओ फेंग से कहता है, मानना पड़ेगा तुम में हिम्मत तो है, लेकिन तुम्हारी यही बहादुरी अब तुम्हारी मौत की वजह बनेगी। मैं तुम्हें यूनिवर्स कोऑर्डिनेट्स भेज दूंगा। 12 यूनिवर्स आवर्स के बाद हम दोबारा मिलेंगे। इतना बोलकर वो वहां से चला गया था। उसके चले जाने के बाद इधर मास्टर जेनियन लुओ फेंग के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहते हैं, फी जिंकिंग तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है, इसीलिए उसने ऐसी जगह पर बात की ताकि तुम उसके बैटल चैलेंज को रिफ्यूज ना कर सको। पर आखिर तुम उसके जाल में क्यों फंस रहे हो? इस पर फेंग मास्टर का आंसर करते हुए कहता है, मेरे लिए ये कोई ट्रैप नहीं है बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैं इस बैटल को दुनिया को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए यूज करूंगा, फिर दोबारा कोई भी मुझे कम आंकने की जरूरत नहीं कर पाएगा। यानी कि फेंग बिल्कुल पहले के ही जैसे अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कब आगे क्या होगा।